हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो फिर से टॉप 50 क्वेश्चंस की होने वाली है, जिसमें हम टॉप 30 टॉपिक से प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, एक ही वीडियो काफ़ी होगी अगर आप रिवाइज कर रहे हैं या तो पहली बार पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो सीरीज बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम थोड़ा लेवल अप करेंगे। और आज की वीडियो की अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आप आगे के व्यापम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको इजीली को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो है मैं व्यापम की पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। आप सभी का यही डाउट था ना कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं या नहीं, तो आप कल से देखिएगा कि जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाऊंगा क्या उनसे इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका ये सीरीज अगर आपने पूरा का पूरा नहीं देखा है तो इसके बाद जाइएगा, पूरी की पूरी सीरीज को आप खत्म कीजिएगा, तभी आप पीवीआईक्यू जो कि कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ उसके लिए आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे। तो इसके बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी दूंगा, आपको उसका आंसर कंटिन्यूअसली देते रहना है। वीडियो को बीच में पॉज करना है, फिर तुरंत उसका सॉल्व करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। ठीक है, अब चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हम एक संबंध दिया जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क में क्या आता है ये पूछा जाता है ना। तो जैसे गन्ना का संबंध गुड़ से है तो नारियल का संबंध किससे होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि गन्ना गन्ना से हम क्या बनाते हैं, गुड़। तो गुड़ हमको कहाँ से मिलता है, गन्ना से। तो नारियल से हमें क्या मिलेगा, आपका ऑप्शन है ए समुद्र तट, बी फल, सी नारियल की जटा, या डी सफेद। दोस्तों नारियल से हमें क्या मिलता है, नारियल की जटा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे पेन का संबंध अपनी से है, मोड का संबंध ओ एम ई डी से है, तो जस्ट का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ना, इन दो वर्ड को देखिए, पी ए को, और इसके दो वर्ड को देखिए, एपी को। पी ए का जस्ट उल्टा क्या हो गया, एपी। मतलब हमने बस वर्ड्स को आपस में पलट दिया है। ठीक इसी प्रकार आई एन का संबंध एन आई से। ठीक है, तो आई एन को भी मैंने पलट दिया ऐसे एन आई, तो दो दो वर्ड्स आपस में पलटते जा रहे हैं। चलिए आगे भी चेक करते हैं क्या ऐसा ही है। तो जैसे एमओ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओ एम। वैसे ही यहाँ है डी, तो ये हो जाएगा आपस में पलट गए। सिर्फ हमको अक्षरों को पलटना है। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट का मुझे बनाना है। तो सबसे पहले जे यू है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यू जे। और वैसे ही यहाँ पर एस टी है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यू जे टी एस। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको इजी लग रहा है, क्यों? क्योंकि मैं तुरंत बता दे रहा हूँ आपको आंसर। वरना आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना, यही चीजें आपको समझ में नहीं आती कि आखिर इसमें करना क्या है। रियल में रीजनिंग में टाइम ही तो बचाना है, टफ नहीं आते क्वेश्चन, रियल बात होती है टाइम की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे 14 का संबंध 203 से है, 16 का संबंध 264 से है, 18 का संबंध किससे है। आपका ऑप्शन है ए 353, बी 347, सी 333, या डी 423। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखें तो 14 का यहाँ पर अगर मैं वर्ग करूँ, तो देखिए यहाँ पर बताता हूँ। तो 14 का आप वर्ग कीजिए, 14 का वर्ग होता है 190। अब आप देखिए कि 203 और 196 में कितने का डिफरेंस है। तो मैंने पाया कि 203 और 196 में 7 का डिफरेंस। मतलब अगर मैं 196 में 7 को जोड़ूं तो मिल जाएगा आपको 203। तो इस नियम से ये बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 क्या है, 7 ये 14 का आधा है। मतलब हमने समझा कि जो संख्या है उसका वर्ग कीजिए और फिर उसी संख्या के आधे को उसमें जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देख दूसरे में भी चेक करते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 16 का वर्ग। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। वर्ग सबका याद करना है आपको। प्लस अब जोड़ना क्या है, जिसका हमने वर्ग किया उसका आधा। तो 16 का आधा हो जाएगा 8, तो ये क्या हो जाएगा 264। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम अब निकालते हैं अंतिम रूप से 18 का वर्ग। तो 18 का वर्ग होता है 324, तो 24। और फिर हमें जोड़ना क्या है, 18 का आधा, तो 9। आपका उत्तर आ जाएगा 324 प्लस 9 333। किसमें 333, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जैसे 12:145 है, समानुपात 9:82 है, तो 11 अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है ए 120, बी 121, सी 123, या डी। तो भाई साहब अभी तुरंत आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है, आगे मत बढ़िए इसको बनाए बिना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर आकृतियां दी गई हैं, तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ना मैं बार बार इस सीरीज में करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने बता रखा है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इन दोनों को देखिए, पहले दोनों को देखिए, दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ पर मैंने देखा जब ये जो चित्र है, यहाँ पर आकर ये जो तीर है ना, ये ऊपर है, अभी ये तीर क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक इसी प्रकार से ये लाइन नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर। तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किस में होता है, जब हम क्या रखते हैं, जल प्रतिबिंब रखते हैं।
वाटर इमेज देखते हैं। ये इसका क्या है, वाटर इमेज है, इसलिए मैंने बार बार ना वाटर इमेज और मिरर इमेज को पढ़ाया है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। तो देखिए उसी प्रकार से अब इस आकृति का हमको क्या निकालना है, वाटर इमेज, मतलब जस्ट उल्टा। अब ऑप्शन में देखिए जस्ट उल्टा क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो सेम का सेम लिख दिया, तो ये तो नहीं होगा। इसमें बस थोड़ा सा ऐसा सरकाया है, उल्टा है क्या, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें तो पूरी आकृति ही चेंज कर दी है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये इस साइड है, तो अभी क्या है, ये इसका एंगल चेंज हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, फिर उसी प्रकार से आपको दिया गया है, क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। तो देखिए आपको दो को देखना है ना, पहले दो को, ए और बी को। ए और बी में देखिए जब मैं ए को आपस में ऐसे फोल्ड कर दूंगा तो बी वाली आकृति बन जाएगी। बी वाली आकृति कैसे बनेगी, उसमें कलर कर दीजिए आप, ठीक है। ए वाले को ऐसे फोल्ड किया और उसको कलर कर दिया तो बी वाली आकृति मिल गई। ठीक इसी प्रकार सी वाली आकृति को भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, और उसको ब्लैक कर देना है, तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और इसे ब्लैक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आकृति आपको चाहिए। तो किस में है, ये तो नहीं है ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब पहला क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाइट है, इसको डार्क कहाँ किया गया, अगर इसी को डार्क कर दिया जाता ना तो यही आंसर होता। ये तो इसका डायरेक्शन ही चेंज है, ये सर्कल तो बन ही नहीं सकता, पूरा गोला है। अब ये क्या है, आधा लेकिन डार्क है, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन करना है। देखिए ये जो ग्रुप है ना, आपस में ये समुच्चय आपको दिए जाएंगे, दो समुच्चय दिए हैं और ये आपस में एक नियम से बंधे हुए हैं। तो वैसे ही ऑप्शन में से हम ऐसा समुच्चय देखना है हमको जो इसी नियम से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं ध्यान से देखता हूँ, तो 4, 13 और 3 में, तो जब मैं 13 में 4 को माइनस कर दूँ तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 9, और 9 को मैं भाग देता हूँ 3 से, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया, तो हमें क्या है, तो ये तीसरी संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो दो संख्याओं को माइनस करके उसे 3 से जब हम भाग दें तो तीसरी संख्या मिल जाती है, ये हमारा नियम बन गया, ठीक है। वैसे ही करना है, तो दो संख्याओं को माइनस करके, ठीक है, कितना हुआ, 19 और 4 माइनस 15 हो गया। दो संख्याओं को माइनस करके उसे 3 से भाग दे दें तो फिर क्या मिल जाएगी, तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो 3 पंचे 15 मिल गई ना, मिल गई, मतलब ये नियम सही है। तो आगे हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक करते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सबसे पहले इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस किया तो कितना आया, 10। अब इसे हमको 3 से भाग देना है, 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं, नहीं जाएगा, तो सीधा यहीं पर काट दो, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, 25 माइनस 1 करना है, तो 25 माइनस 1 होगा तो कितना होगा, 24। अब इसे 3 से भाग दे दो, 3 से भाग देंगे तो कितने बार में गया, 8 बार में, तो तीसरी संख्या हमें मिल गई, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक इसी प्रकार से आप सी और डी में भी करके जरूर अभी देखिए, अभी आप इस नियम को समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका आंसर आपको देना है ना, सेम वैसी प्रकार से बनेगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, आपको रुक के अभी वीडियो पॉज करके तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर देना। देखिए धोखा आप अपने साथ नहीं कीजिए, ठीक है, साथ ही साथ मेरे बनाते रहिए। मैं मेहनत कर सकता हूँ तो यार आप तो कर ही सकते हो ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, KIT20 PRG50 के बीच एक निश्चित संबंध है और उसी प्रकार से ENT16 और VMG40 के बीच में एक संबंध है, तो आपको MFG18 का मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में आपको देखिए होता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ KIT20 और PRG50 के बीच एक संबंध। देखिए सबसे पहले यहाँ पर K है, यहाँ पर P है, तो मैंने देखा कि K का जस्ट अपोजिट वर्णमाला में क्या होता है, P होता है। ठीक उसी प्रकार I का अपोजिट क्या होता है, R होता है, इंडियन रेलवे, ये ट्रिक था। और वैसे ही T का अपोजिट क्या होता है, मतलब जस्ट अपोजिट अपोजिट यहाँ पर वर्ड रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर 20 और 50 है, ठीक है, 20 और 50 है। तो देखिए मैं 20 में ऐसा क्या करूँ कि 50 आ जाए, जब मैं 20 में से 20 को आधा कर देता हूँ और इसे 5 से गुणा कर देता हूँ, तो 50 आएगा कि नहीं देखते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 शून्य, 10 पंचे 50, 50 आ गया। मतलब संख्याओं में मुझे बस और बस 5/2 का गुणा करना है। क्या ये नियम सही है, आगे चेक करते हैं। तो देखिए दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। देखिए ई का उल्टा वी है, यहाँ है, एन का उल्टा एम है, जी हाँ होता है, ई का उल्टा जी होता है क्या, हाँ होता है। अब 16 है और 40 है, 16 को 40 बनाने के लिए क्या 5/2 का गुणा किया गया है, देखते हैं भाई। 1 कम 2, 2 8 16, 8 पंचे 40, जी हाँ 5/2 का ही गुणा किया गया है। मतलब हम इसी प्रकार से इसी नियम से MFG को भी निकालेंगे। तो चलिए बताओ, तो क्लियर बताओ, एम का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा, एफ का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है, जी का उल्टा क्या होता है। अगर ये अपोजिट आपको याद नहीं होता ना, मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स पे यस लिखिए, तो मैं एक ट्रिक लेकर आऊँगा, ट्रिक के द्वारा आपको ये सभी चीज़ ऐसे ही रटा दूंगा, ठीक है। और फिर अब 18 का निकालना है, तो जब भी संख्या का निकालना था हमें क्या करना था, 5/2 से गुणा कर देना था, 5/2 से गुणा कर दो।
2 निया 18, 5 निया 45, है तो यहाँ पर 18 के बाद क्या आ जाएगा 45। तो आपका आंसर हो जाएगा NUT, इसमें है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए का मतलब ए बराबर 26 है और एच बराबर 19 है, तो फैशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन में पहले देखिए, तो यहाँ पर क्या किया गया है, जो भी पोजीशंस है ना उसके वर्णमाला में, उन्हीं को लिखा गया है। देखिए 21, 26, 81, 91, है ना, कैसे बना हुआ है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने देखा ए का बराबर 26 है, तो देखिए यहाँ पर 26 किसका नंबर होता है, जेड, जेड मतलब 26, और वहीं एच में देखें तो एच मतलब एस 19। तो ए का अपोजिट ही क्या होता है जेड, वैसे ही एच का अपोजिट क्या होता है एस, मतलब जो अपोजिट है ना उसी का नंबर्स बस लिख दिया गया है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी प्रकार से प्रश्न में हम क्या करेंगे, पहले फैशन का अपोजिट लिखेंगे, उसके बाद उसका नंबर लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं फैशन लिखता हूँ, फैशन। ठीक है, तो एफ का अपोजिट क्या होता है यू, ए का अपोजिट जेड, एस का अपोजिट एच, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट सॉरी तो नंबर हो गया, आई का अपोजिट आर, है ना, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट एल, सॉरी ओ का अपोजिट एल, और एन का अपोजिट एम। तो कैसे याद करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको मैं वाली वीडियो ला दूंगा, आप बस कमेंट में मुझे लिखिए यस। अब देखिए यू का कितना है, तो 21, जेड का होता है 26, एच का होता है 8, एस का होता है 19, आर का होता है 18, एल का होता है 12, एम का होता है 13। ठीक है, ये मुझे माइंड में ही याद है, तो मुझे ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए आपको भी इसी प्रकार से याद करना होगा। तो देखिए क्या लिखा है, 21, 26, 81, 91, 81, 213, ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21, 26, 81, 91, 81, 213। इसी प्रकार से आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है ना, जब तक आपको ये सभी याद नहीं है ना, ये अपोजिट क्या होता है ये, तब तक नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें टफ होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित कूट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक अंकित कूट के रूप में लिखा जाता है। तदनुसार 1875 का अर्थ है ओन द राउंड वॉच, 6143 का अर्थ है ए केक इज राउंड, 7321 का अर्थ है वॉच अराउंड व्हील। तो उस कूट भाषा में वॉच का कूट क्या होगा। ठीक है? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहिए ना आपको, तो सबसे पहले आप इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए, मैंने पहले से अरेंज करके रखा है ताकि टाइम बचा सकूं। तो इसको सबसे पहले इस प्रकार से आप अरेंज कर लेंगे ना, तो बनाने में बहुत आसानी होगी। तो 1875 के सामने में मैंने इसे लिख दिया, वहीं 6143 केक इज राउंड, और 7321 वॉच अराउंड व्हील, इस प्रकार से मैंने जमा दिया। अब देखिए आपको क्रम से कैसे जाना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें पूछा गया है वॉच का, तो चलिए हम वॉच वॉच वाला कौन से सेंटेंस में है ये देख लेते हैं, ऐसे बोलेंगे और उसी से सॉल्व करेंगे। जैसे वॉच है पहले में और तीसरे में, ठीक है, तो पहले और तीसरे को पकड़ के आप सॉल्व करना चालू कर देंगे, ऐसे में आंसर नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्यों नहीं आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ वॉच वॉच कॉमन थोड़ी ना, यहाँ पर राउंड और राउंड भी कॉमन है ना, राउंड और राउंड भी कॉमन है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर 1 और 1 कॉमन है, और 7 और 7 कॉमन है, तो वॉच का कौन सा है ये आप कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बाकी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले और दूसरे में। तो पहले और दूसरे में, तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है बताइए, पहले और दूसरे में राउंड कॉमन है, राउंड। ठीक है, अंकों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, तो जाहिर सी बात है राउंड का क्या हो जाएगा, राउंड का संख्या हो जाएगा एक। ठीक है, ये हमें मिल गया, राउंड का एक मिल गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं भाई, अब चाहिए हमें वॉच का, है ना, इसे मैं क्लियर करता हूँ। अब चाहिए हमें वॉच का, तो वॉच का लेते हैं, तो वॉच किस में है, पहले में और तीसरे में, तो पहला लेते हैं और तीसरा लेते हैं वॉच। ठीक है, तो बताइए पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में सबसे पहली बात तो एक और एक कॉमन है, दूसरा है 7 और 7 कॉमन है, लेकिन हमने एक को क्या निकाल लिया है, एक तो क्या है राउंड है, तो 7 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, 7 क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, हाँ वॉच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी राउंड और राउंड कॉमन था ना, आप देखें, तो मैंने पहले ही निकाल लिया कि राउंड का तो एक है, बाकी बचा 7, तो वॉच का क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करके बताना है, जिसमें लिखा गया है सी इज ब्यूटीफुल को मैट मकबीट और ब्यूटीफुल एंड वाटर को बीट कैपलैन। तो उसी कुट भाषा में ब्यूटीफुल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। प्रीवियस वीडियो से यदि आपने देखी है तो इसका आंसर मैंने दे रखा है, वहाँ से भी आप बना सकते थे, लेकिन नहीं देखा है तो इसको तुरंत इसी पैटर्न में सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
यहाँ पर लिखा है यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से मैं आपको दो प्रकार के मेथड बताता हूँ, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। सबसे पहले लॉन्ग में आप कैसे जाते हैं पता है, सबसे पहले इसको लिखते हैं कैसे। इस सबसे पहले कहा गया है सेब को शैम्पू, सेब को कहा गया है शैम्पू, और शैम्पू को क्या कहा गया है, दूध, तो शैम्पू को कहा गया है, ठीक है, दूध को कहा गया है कलम, चलिए दूध को क्या कहा गया है, कलम, और फिर कलम को क्या कहा जाता है, बाल, कलम को कहा जाता है बाल, और बाल को कहा जाता है सेब, ठीक है। इस प्रकार से आप सबसे पहले बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा, तो आप इन सभी से बताइए कि आप किसको पी सकते हैं, या सेब को पी सकते हैं या शैम्पू को पी सकते हैं, नहीं ना, आप सीधे किसको पी सकते हैं, दूध को पी सकते हैं। लेकिन आपका उत्तर क्या दूध होगा, नहीं, आपका उत्तर दूध ना होकर क्या होगा, क्या बोला गया है, दूध को क्या कहा जाता है, कलम कहा जाता है, कलम, तो आपका आंसर हो जाएगा हम किसको पीते हैं, कलम को पीते हैं। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। लेकिन इस प्रकार से टाइम हमारे पास नहीं होता है ना, टाइम नहीं होता ना, तो हम डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। हमें क्या कहा गया है ये देखिए, तो सबसे पहले पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप क्वेश्चन में देखिए कि इसमें पी किसको सकते हैं, यहाँ पर सेब लिखा है, शैम्पू लिखा है ना, दूध लिखा है, अच्छा दूध लिखा है, ठीक है भैया, ये दूध को पी सकते हैं हम, ये आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ दूध को हम पी सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे दूध को क्या कहा जाता है, कलम, तो दूध को कलम कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीधा का सीधा यहीं पर से कलम, आपको बाकी चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूध को कलम कहा जाता है, जिसे कहा जाता है उसी को आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चार शब्द, ये अब क्या है, असंगत वाले प्रश्न, चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से तीन समान है, एक असंगत असमान होगा। तो यहाँ पर दिया है ए स्पीड, बी ब्रेक, सी एक्सीलरेटर या डी क्लच, तो क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर बी ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर, ये सभी बाइक्स के पार्ट्स होते हैं, है ना, उसके भाग होते हैं, हिस्से होते हैं। लेकिन जब स्पीड की बात करूँ, स्पीड क्या होता है, उसकी एक अवस्था होती है कि बाइक स्पीड से चल रही है, ये सभी उस बाइक की स्पीड बढ़ाने या कम करने के कारण होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब बाइक के पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर से आपको क्या है, चार आकृति, चार वर्ड्स दिए गए हैं, ए बी सी डी, है ना, और यहाँ पर जो दिए गए संख्या और वर्ड्स दिए गए हैं, तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन सा अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या इसके प्लेस वैल्यू सही है। तो ए का 1 होता है, तो जी हाँ होता है, एफ का 6 होता है, जी हाँ ये भी होता है, आई का 9, हाँ, और 6 का एफ, ठीक है, और ए का 1 होता है, ये भी ठीक है, डी का 4, ये भी ठीक है, बी का 2, एफ का 6, मतलब प्लेस वैल्यू तो सेम दिख रहे हैं यहाँ पर, ए का 1, G7, 2 का बी, है ना, F6, A1, C3, B2, F6, मतलब प्लेस वैल्यू तो सेम रखें, मतलब वर्ण क्रम में जो संख्या आती है वैसे ही रखा गया, इस प्रकार से तो ये नहीं बनेगा। तो इसमें अगर हम देखें, अब आपको मैं बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर स्वर होते हैं, A E I O U, ये 5 स्वर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन 5 स्वरों के हिसाब से ही ना ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम ए में देखें, तो यहाँ पर कितने स्वर हैं, तो यहाँ पर एक स्वर है ए, दूसरा स्वर है आई, तो इस प्रकार से इसमें कितने स्वर हो गए, तो इसमें देखिए कि इसमें कितने स्वर हैं, तो इसमें केवल और केवल ए स्वर है, बाकी व्यंजन है, तो इसमें एक स्वर है, इसमें भी केवल सी में केवल एक ही स्वर है, और इसमें भी डी में ए एक ही स्वर। तो आप देख पाएंगे कि केवल ए में 2 स्वर है और बाकी सब में एक एक स्वर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों क्वेश्चन ईजी तो लगता है, लेकिन कब, जब हम इसके अप्रोच को पहुंच समझ पाते हैं कि किस अप्रोच से इसको बनाना है ना, तो इसलिए प्रैक्टिस इतनी कीजिए ना कि आपको हर अप्रोच का आइडिया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आप इसको आंसर देंगे, ठीक है। जैसे 65 का वैल्यू, 65 का रिलेवेंट है 16 से, 49 का 12 से, 62 का 15 से और 33 का 8 से, ठीक है। तो आपको असंगत को बताना है, ठीक, किस प्रकार, तुरंत अभी वीडियो रोकिए और इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, 4 संख्या समूह इस प्रकार से इसमें भी दिए गए हैं, इसमें फिर से आपको असंगत बताना है। देखिए असंगत वाला क्वेश्चन मैं लेके तो आया हूँ, लेकिन सबकी वेराइटी अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन 23 36 12 36 11 13 24 39, देखिए वर्ड्स कितने सारे हैं, कितने बड़े हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको निकालना होता है इसका बीजांक। बीजांक का मतलब आप इसको सभी अंकों को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िए, तो सभी अंकों को 6 और 3 9, 3 12 और 2 14, ठीक है, ये हो गया 14। अब इसके भी अंकों को जोड़िए, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12, इससे जोड़िए 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, इसे जोड़िए 4 और 2 6 और 3 9 और 9, ठीक है।
चलिए अब बताइए, क्या ये सभी 2 से विभाजित हैं? नहीं, ये तो छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए, क्या इनमें सम विषम में कोई अंतर है? नहीं, सब के सब सम हैं। तो ये अप्रोच तो सही नहीं है। तो ये बताइए, अब भाग देके देखते हैं, क्या ये सभी 2 से भाग जाएँगे? तो जी हाँ, सम है तो सभी 2 से भाग चले जाएँगे। अब चेक करते हैं, क्या सभी के सभी 3 से भाग जाएँगे? तो देख सकते हैं कि 14 क्या 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 12 क्या 3 से भाग जाएगा? हाँ, 3 चौक 12, ये भी चले जाएगा। 18 क्या 3 से भाग जाएगा? तो हाँ, 3 छक्का 18, ये भी चले जाएगा। और 6 क्या 3 से भाग जाएगा? तो 3 दूनी 6। तो बाकी सभी 3 से भाग जा रहे हैं, केवल और केवल ये नहीं भाग जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए अन्य से अलग होगा, बाकी सभी सेम होंगे। ठीक है? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इन आकृतियों को। ठीक है? अब इस आकृतियों में हमको देखना है कि कौन से अलग है। ठीक है? असंगत वाले क्वेश्चन ला रहा हूँ, लेकिन कैसे ला रहा हूँ, ये आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैंने देखा आकृति 1 में बाहर में त्रिभुज है, अंदर में वर्ग है। तो त्रिभुज में कोनों की संख्या, कोनों की कितने कॉर्नर है? तो त्रिभुज में कितने कॉर्नर है? 3 कॉर्नर है। वहीं वर्ग में कितने कॉर्नर है? किनारे 4 कॉर्नर है, 1 2 3 और 4। और वैसे ही अब आयत में देखिए कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4। तो बाहर वाले में कितने कॉर्नर है? 4। अब अंदर वाले में पंचभुज दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर है। ठीक है? इसमें कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 और 5। बाहर वाले में 5 कॉर्नर और अंदर वाले में देखिए काउंट कीजिए तो 6 कॉर्नर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें बाहर वाले में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कॉर्नर। तो बाहर वाले में आपको 6 कॉर्नर देखने को मिलेंगे और अंदर वाले में देखिए आप 4 कॉर्नर देखेंगे। इस प्रकार से मैंने सारे किनारों को देख लिया है, काउंट कर लिया है। अब बताइए कौन सा अलग है? तो देखिए, जैसे त्रिभुज वाले में मैं बात करूँ तो बाहर में 3 है, अंदर में 4 है। ठीक है? इसमें भी बाहर में 4 है, अंदर में 5 है। इसमें भी बाहर में 5 है, अंदर में 6 है। मतलब बाहर वाले में कम है, लेकिन अंदर वाले में ज़्यादा है। लेकिन जब मैं डी को देखता हूँ ना, तो बाहर वाले में ज़्यादा है, बाहर वाले में 6 है, लेकिन अंदर वाले में 4 है। तो बाहर वाले में 6 है, अंदर वाले में 4 है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बाकी तीनों से अलग है, क्योंकि बाकी सब में अंदर में कम है, बाहर में ज़्यादा है। सॉरी, बाहर में कम है, अंदर में ज़्यादा है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको देना है। ठीक है? इस चित्र में से चारों में से कौन सा लगे, इसका आंसर आपको देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, नहीं बना पाएंगे ना तो आपको बहुत, समझ लीजिए, आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो देखिए यहाँ दिया है 7 के बाद 56। तो जब मैं 7 का टेबल पढ़ता हूँ ना, तो 7 का गुणा जब मैं 8 से करता हूँ तो मिल जाता है मुझे 56। अब 56 और 28 में मैंने देखा तो 56 और 28 में जो 28 है ना, वो 56 का जस्ट आधा है। मतलब जब मैं 56 को आधा कर दूं, ठीक है, मतलब हाफ का गुणा कर दूं, तो क्या हो जाएगा? 28 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 28 का गुणा मैं 2 से कर देता हूं, सॉरी, 28 का गुणा 8 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 224। और 224 को मैं जब आधा कर देता हूं ना, कितना मिल जाता है? 112। तो एक सीरीज मिली ऐसी कि पहले गुणा 8 किए, फिर उसके बाद जो संख्या मिली उसे आधा कर दिए, फिर से गुणा 8 किए, फिर से आधा कर दिए। उसी प्रकार से जैसे ही यहाँ पर आधा है, तो अब इसके बाद क्या होगा? हमें मिलेगा गुणा 8। तो हमें 112 का गुणा 8 से करना होगा, बस। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, एक 8 एकम 8 और एक 9 और 8 एकम 896 आपका आंसर हो। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसे 20 20 22 66 70 दिया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा? ठीक है? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 के बाद 20 है, उसके बाद 22 आ गया। मतलब 20 के बाद 20 कब आएगा? जब मैं इसमें 1 का गुणा करूंगा। 20 एक कम, ठीक है? अब 20 में 22 हो गया तो क्या हुआ है? यहाँ पर +2 हुआ है। ठीक है? 22 के बाद यहाँ पर 66 मैंने देखा, तो मैंने पाया कि 22 का गुणा जब मैं 3 से करता हूँ तो 66 मिल जाता है। और 66 के बाद मुझे 70 मिल गया, तो 66 में जब मैं +4 करता हूँ तो 70 मिल जाता है। तो अब सीरीज आप देखिए, पहले मैं गुणा 1 किया, फिर धन 2 हुआ, फिर गुणा 3 किया, फिर धन 4 हुआ। तो 1 2 3 4 बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है? गुणा प्लस गुणा प्लस, गुणा धन, ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अब गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? तो धन है, उसके बाद क्या हो जाएगा? गुणा। तो यहाँ पर 4 है, तो आप किसका गुणा करेंगे? 5 का। 5 7 35, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 350, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त क्रम में अनुपस्थित आकृति ज्ञात करना। तो यहाँ पर ये ब्लैंक है ना, तो इसके जगह में क्या आएगा आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आकृति को मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर पहले में मैंने देखा, यहाँ पर कितने गोले हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है? अब दूसरे में काउंट करता हूँ मैं, कितने गोले हैं? 1 2 3 4। मतलब एक गोला कम हो गया, लेकिन कौन सा गोला कम हुआ? ये जो सामने में था ना, व्हाइट वाला गोला, खाली गोला, तो खाली गोला यहाँ पर से कम हो गया।
ठीक है भाई। अब फिर तीसरे में देखते हैं, अब यहाँ पर 4 था, अब कितने गोले हैं, 1 2 3, फिर से एक गोला कम हो गया, मतलब अब भरा वाला गोला कम हो गया, मतलब ऊपर से एक एक गोला हम यहाँ पर कम करते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से फिर इसमें जब आएंगे तो गोला हमको कम करना है, तो ये जो खाली गोला है ये खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक खाली गोला के ऊपर भरा हुआ गोला, ये गोला, ये इस प्रकार से गोला मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से आपको ऑप्शन में देखिए कौन से में एक खाली हुए फिर भरा है, तो देखिए यहाँ पर 2 गोले हैं, लेकिन ये पहले भरा है फिर खाली है, तो ये तो नहीं होगा, ये खाली है भरा है तो ये हो सकता है, ये खाली है भरा है हो सकता है, इसमें 4 है तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ए और डी तो कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर डार्क वाला प्लस है, यहाँ पर खाली प्लस है, यहाँ पर भरा प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, खाली प्लस होगा, है इस प्रकार, खाली प्लस यहाँ पर भी। तो देखिए इन दोनों में ही खाली प्लस है, तो यहाँ पर से हमें समझ नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा खुला खुला लाइन है ना, गेपिंग है, या फिर आड़ी लाइन है, देखिए आड़ी लाइन ऐसे इस प्रकार से, तो खुला लाइन से आप याद रखिए, थोड़ा थोड़ा गेपिंग वाला लाइन है, यहाँ पर बारीक लाइन है एकदम बारीक, फिर यहाँ पर से खुला लाइन है, तो अब जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगा, बारीक वाली लाइन, तो किस दोनों में से कौन से में बारीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 6 और 8 बराबर 12 है, 9 और 8 बराबर 18 है, 6 और 10 बराबर क्वेश्चन मार्क, बताइए इसका आंसर क्या है। पहले आप खुद सॉल्व कीजिए ना, वीडियो को पॉज कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। तो देखिए मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, 8 और 6 है, तो 8 और 6 का मैं जब गुणा करता हूँ तो 8 छक्का कितना होता है, 48। अब 48 में ऐसा क्या करूँ कि मैं 12 आ जाए, 48 में मैं जब 4 से भाग देता हूँ ना, क्या आ जाता है, 4 एकम 4, 4 दुनिया। उसी प्रकार से क्या इसमें भी चेक करते हैं, 9 और 8 में, तो 8 और 9 का जब गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 8 नियम 72। तो क्या जब मैं इसे 4 से भाग दूंगा तो 18 आएगा, अगर आएगा तो ये नियम सही है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 है ना, तो 18 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर मिल रहा है, मतलब हम दो संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, उसे 4 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमें इसे भी निकालना है, 6 का गुणा 10 से करो तो कितना हो जाएगा, 60, और इसे 4 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंचे आपका 15, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, आपको ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा भरना है। इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन दिखाए ना, तो जो कोशिश करिएगा जो अंदर वाले हैं ना, उससे बाहर वाले का लाने की कोशिश कर। ठीक है, तो मैंने देखा कि जब मैं 3 और 2 का गुणा कर देता हूँ, इसमें गुणा कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, 6, 3 और 2 का गुणा 6। अब 6 में ऐसा क्या करूँ कि 36 आ जाए, तो 6 का जब मैंने वर्ग कर दिया तो 36 होता है। ठीक है, मतलब दो संख्याओं का आपस में गुणा करके जो उत्तर आया उसका वर्ग कर दूंगा ना, तो बाहर वाली संख्या मिल जाती है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, 6 और 2 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, अब 12 का वर्ग कीजिए, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। ठीक है भाई, वैसे ही 5 और 3 का गुणा कीजिए, कितना होता है 15, 15 का वर्ग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 होता है। तो वैसे ही आपको 4 का गुणा किससे करूं कि उसका उत्तर जो आए उसका वर्ग करूं, तो 256 आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले उल्टा चलो भाई, तो बताइए 256 किसका वर्ग होता है, तो 256 16 का वर्ग होता है ना। अब बताइए इस 4 में मैं किसका गुणा करूं कि 16 आ जाए, 4 में मैं 4 का गुणा जब करूंगा ना, क्या आ जाएगा 16, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, मैं एकदम मजा आ रहा होगा ये सीरीज, अगर मजा आ रहा है तो यार लाइक जरूर ठोकना, अब कंजूसी बड़ी करते हो। ठीक है, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो बनता है, वरना फीस डाल दो, फोन पे स्कैनर दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखें, फिर से सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ यार, इसके बाद जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैं गारंटी लेता हूँ यार बहुत अच्छे से आप बनाओगे। चलिए अब देखते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, ये बताना है, किस नियम से बंधे हैं ये देख लेते हैं ना भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आप, जब मैंने 40 का माइनस किया 22 से, 40 को घटाया 22 से, कितना आ जाएगा 18। अब इस 18 को मैंने जोड़ दिया 12 से, 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा, मतलब आप समझ गए होंगे, दो संख्याओं को मैंने घटाया और जो उत्तर आया उसको इस संख्या से प्लस कर दिया, तो आपका बीच वाली संख्या आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से मैंने जब 34 और 10 माइनस किया तो कितना आया 24, और 24 में 16 को जोड़ा कितना आ गया 40। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी बनाना है। तो देखिए 28 में मैं किसका माइनस करूं, है ना, x ले लेता हूं, किसका माइनस करूं और इसमें किसको जोड़ूं कि ये आ जाए, तो सीधा मैं बोलता हूं क्या, 28 में मैं माइनस करता हूं x को, इसे x मान लिया, ठीक है, और इसे प्लस करता हूं 20 से, तो कितना आ जाता है 43। ठीक है, तो चलिए जोड़ो भाई, 20 और 28 कितना हो जाएगा 48, और 48 को इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इस
क्वेश्चन मार्क की जगह में 5, ये करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस पैटर्न को दिया है क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, आपको इसका आंसर देना है, तुरंत पॉज कीजिए और तुरंत इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, दिशा से संबंधित है ना, सभी टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है, सूरज पूर्व की ओर 9 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ता है वह 5 मीटर चलता है, दायां मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह दायां मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, वो फिर से दायां मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह दायां मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है बताइए। लेकिन सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ है, ऐसे छोटा छोटा नहीं मोड़ना है, 90 डिग्री में मोड़ना है। ठीक है, चलिए भाई मोड़ते हैं। सबसे पहले सूरज बोला है कि पूर्व की ओर चलता है, देखिए पूर्व इस साइड है ना, सूरज चालू कर दिया पूर्व की ओर चलना। पूर्व की ओर कितना मीटर चलता है, ये चलता है 9 मीटर। अब आगे बढ़ता हूँ, फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। चलिए भाई ये बाएं मुड़ गया, ये 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चल गया। फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, अब इस साइड से जा रहा है तो इधर दाएं हो गया। ठीक है, दाएं चलता है और क्या है, 5 मीटर चलता है फिर। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 8 मीटर चलता है। अब चलता है दाएं मुड़ता है इधर नीचे और 8 मीटर, और फिर से वो दाएं मुड़ता है और 5 मीटर, तो क्या है इधर दाएं हो जाएगा, ये साइड दाएं हो जाएगा, 5 मीटर चलता है। और फिर से वो दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। देखिए ये हो गया इसका 3 मीटर, ये चल गया। ठीक है, 3 मीटर चल गया। तो अब उसका मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो बताइए अब ये किस दिशा में है। तो देखिए ये होता है, ये होता है नॉर्थ उत्तर, ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है ईस्ट पूर्व, ये होता है पश्चिम। बताइए अब किस दिशा में है, किस दिशा में। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंबा है, बी की अवस्था में ए के संबंध में खंबा की इस दिशा में है। चलिए भाई, तो ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, तो देखिए यहाँ पर ए खड़ा है ना, और इसका दिशा, इसका मुंह किधर है, पूर्व की ओर है। ठीक है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी, देखिए बी ए के पश्चिम में, ये हो गया इसका पश्चिम। ठीक है, यहाँ 750 मीटर की दूरी पर कौन खड़ा है, बी खड़ा है। ए की दाईं ओर 50 मीटर पर एक खंबा है, अब देखिए ए है, ए के दाईं ओर ये 50 मीटर पर, 50 मीटर पर एक क्या है, खंबा है, आप पी से दर्शा दे। ठीक है, तो बी की अवस्था के संबंध में खंबा किस दिशा में, तो देखिए दिशा का सिलेक्शन किससे करना है, बी के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखिए बी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मुझे ये खंबे का डायरेक्शन चाहिए तो क्या होगा, ये होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, मैंने कल भी बताया है, चलिए आज भी मैं बताता हूँ। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट है ना, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट पश्चिम, उत्तर और फिर दक्षिण। तो बताइए इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये कौन सा दिशा होगा, नॉर्थ मतलब उत्तर पूर्व दिशा। ये वाली दिशा कौन सी होगी, साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। ये वाली दिशा कौन सी होगी, देखिए साउथ है और वेस्ट है, तो दक्षिण पश्चिम दिशा। और ये वाली कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ में है और वेस्ट में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा। तो बताइए इस वाले डायरेक्शन को चाहिए, यहाँ के डायरेक्शन से देखिए ये अगर मैं ये बना दिया ना, तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, दक्षिण पूर्व दिशा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए विवेक ने कहा, उनका एकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है बताना है। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। तो देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, चलिए मैंने बनाया यहाँ पर एक व्यक्ति, चलिए एक व्यक्ति बना दिया। तो कभी भी आप पुरुष को दर्शा रहे ना, पुरुष को दर्शा रहे तो ट्रायंगल से दर्शाइए, और महिला को दर्शा रहे ना तो गोला से दर्शाइए। तो यहाँ पर मैंने बना दिया एक व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है। तो व्यक्ति की ओर इशारा करता है और विवेक बोलता है, विवेक कि उनका इकलौता भाई, किनका इकलौता भाई, विवेक सॉरी व्यक्ति का इकलौता भाई, तो इसका इकलौता भाई है, ऐसे मैं बना दिया, एंगल भाई है, लड़का है। मेरी पुत्री के पिता, तो किसकी पुत्री मतलब विवेक की पुत्री, तो यहां पर मैं बनाता हूं विवेक का, विवेक, तो विवेक की पुत्री मतलब ये मेरी पुत्री, मेरी की जगह में किसका, विवेक, विवेक की पुत्री, विवेक की पुत्री, देखिए सर्कल में बनाया। तो विवेक की पुत्री के पिता, तो देखिए विवेक की पुत्री का पिता क्या होगा, स्वयं विवेक ही तो होगा, है ना, के पिता का पिता। अब देखिए विवेक का पिता है ना, है, तो देखिए जो यहाँ पर जो व्यक्ति का भाई है ना, ये भाई, ये व्यक्ति का भाई क्या हो गया, विवेक का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये डायग्राम आप बना लेंगे ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बताना है उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है, इस व्यक्ति का इस विवेक से क्या संबंध, बताइए पिताजी के भाई का बेटा, सॉरी
पिताजी का भाई क्या लगेगा तुम्हारा? चाचा ही लगेगा ना। तो व्यक्ति जो है विवेक का क्या लगेगा? आपका आंसर हो जाएगा चाचा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि x प्लस वाई का अर्थ है y की बेटी x है, x माइनस वाई का अर्थ है y की पत्नी x है, x एट द रेट वाई का अर्थ है y का बेटा x है, तो m एट द रेट t माइनस n एट द रेट v प्लस r, तो फिर v का m का क्या है? ठीक है, तो v है ना, वो m का क्या है ये तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है ना, तो एक सीक्वेंस में जाइए। ठीक है, यहाँ पर दिया है x प्लस वाई का अर्थ है y की बेटी x है, तो देखिए यहाँ पर प्लस वाला क्या है? v प्लस r है। तो देखिए यहाँ पर x की जगह में v है और y की जगह में r है, तो यहाँ पर y की बेटी x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r की बेटी v है। ठीक है, यहाँ पर r जो है y को डिनोट कर रहा है और x जो है v को। तो चलिए, अब बोला गया है x माइनस वाई का अर्थ है y की पत्नी। अब x माइनस वाई मतलब माइनस वाला दिखते t माइनस n, t माइनस n, तो अब y की जगह में n है और x की जगह में t है, तो y की पत्नी x है, मतलब n की पत्नी क्या हो जाएगी? ये पत्नी हो जाएगी। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर मैंने क्या कहा था? बेटी, बेटी है ना, r की बेटी v है। अब चलिए, x एट द रेट y का अर्थ है y का बेटा x है। ठीक है, x एट द रेट y, तो देखिए x एट द रेट y कहाँ कहाँ पर है? दो जगह एट द रेट दिख रहा है मुझे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एट द रेट, ठीक है, तो एट द रेट यहाँ पर इन दोनों में n एट द रेट v में, तो v किसको डिनोट कर रहा है? y को, और n किसको डिनोट कर रहा है? x को। तो v मतलब y का बेटा x है, मतलब v का बेटा कौन हो जाएगा? n हो जाएगा, v का बेटा। ठीक इसी प्रकार t का बेटा क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो आप समझ पाओगे हम इस चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। अब बस हमें क्या है, एक डायग्राम बनाना है, फिर आपका आंसर आ गया। तो सबसे पहले उल्टा से जाना है ना आपको। तो देखिए क्या कहा है? आर, आर की बेटी, आर की बेटी कौन है? वी है, बेटी को दर्शाते हैं हम गोले से। ठीक है, अब वी का बेटा एन है, तो चलिए भैया वी का जो बेटा है वो क्या है? एन है। ठीक है, अब फिर इसकी पत्नी कौन है? टी है, एन की पत्नी कौन है? टी है। ठीक है, अब टी का बेटा एम है, टी का बेटा कौन हो गया? एम हो गया, ये एम। ठीक है, तो बताना है वी और एम का क्या संबंध है। देखिए ये है वी और ये है एम, तो वी और एम का क्या संबंध है? तो देखिए एम के मम्मी है ना, एम की मम्मी का पति कौन हो जाएगा? एम का पापा। एम के पापा की मम्मी क्या लगेगी? इसकी दादी लगेगी ना, मम्मी। तो पापा की मम्मी क्या लगेगी? एम की दादी। सीधा आपका आंसर हो जाएगा दादी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि ए को जोड़, बी को घटाओ, सी को गुणन तथा डी को भाग से व्यक्त किया जाता है, तब इनमें से कौन सा भी कथन सत्य है? ठीक है, बस इसकी जगह में साइन रखना है और देखिए सबको चेक करना पड़ सकता है अगर आपको। ठीक है, अगर कुछ भी सही नहीं आता ना तो आपको डी तक भी देखना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको फास्ट करना है ना कैलकुलेशन। तो चलिए ए को, ए जोड़ को है ना, और यहाँ पर यह दिखाया है, बाकी सभी जो सीधा चेक कर जाते हैं। 8c है, तो c किसको डिनोट करता है? c गुणा को, तो c के जगह में हम सीधा क्या रख देते हैं? गुणा को। ठीक है, फिर है ए के जगह में सीधा बोला है जोड़। फिर डी है, डी किसको डिनोट करता है? भाग को, भाग को। और फिर बी किसको डिनोट करता है? घटाव को, घटाव को। इस प्रकार से आपको सीधा लिख देना है। ठीक है, समझना है तो मैं आपको बगल में फिर से लिख देता हूँ। 8 है इंटू 8 है प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 माइनस। अब इसको बॉड मास रूल से सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? भाग होगा, तो 8 कम 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 8 यहाँ पर है, फिर प्लस 8 8 64। ठीक है, 64 और 1 65, 65 माइनस 8, ठीक है, कितना हो जाएगा? 57। सीधा पहले में ही आपका आंसर आ जा रहा है, तो आपको बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा टाइम बचाता है। अगर पहले में नहीं आता ना तो दूसरे चेक करना पड़ता, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे तक भी आपको चेक करना पड़ सकता, यही टाइम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है, तो 225 भागित 5 गुणित 96 माइनस 3 गुणित 31। इसका आंसर आपको देना है, बस आपको साइन चेंज करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बार बार कराए हैं, अगर नहीं बनता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप 100% इसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है। देखिए प्रैक्टिस बस कराना हो ना, बस प्रश्न के पूछने का तरीका यहाँ पर चेंज हो रहा है। देखिए प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से आपस में बदल दिया जाता है, बस क्वेश्चन पैटर्न चेंज किया जा रहा है, बाकी प्रश्न क्या है? सेम है। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लाए हैं। आज मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कल से PYQ में हम आने वाले हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर देते जाइए ना। नेक्स्ट देखते हैं कि 72 क्वेश्चन मार्क 8 क्वेश्चन मार्क 3 बराबर 27।
तो यहाँ पर बस आपको चेक करके बताना है कि ऐसे क्या साइन रखूँ मैं क्वेश्चन मार्क की जगह में कि 27 आ जाए। एक एक करके चेक कर जाते हैं। सबसे पहले 72 प्लस 8 ये, फिर गुणा रखता हूँ, गुणा 3 ये रखता हूँ। तो चलिए भाई 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, ठीक है 80 गुणा 3 क्या 27 आएगा? नहीं आएगा भाई, हमारे ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है पहला तो नहीं होगा। दूसरे में चेक करते हैं 72 भागित, भाग दिया ना पहले 8, फिर क्या करना है अपने को गुणा रखना है, गुणा 3, तो 8 निया 72 और 9 तिया 27, मतलब ये करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपको बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कॉपर बुक और वायर, वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, वेन डायग्राम बनाना है बस। चलिए सबसे पहले मैंने बनाया क्या है, कॉपर बनाया, ये कॉपर बनाया, ठीक है कॉपर को सी से। अब बारी आती है बुक की, तो बताइए क्या कॉपर और बुक में कोई संबंध है? कॉपर धातु है, पुस्तक कागज है ना, तो इन दोनों में तो कोई संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा अलग। ठीक है, अब बताइए वायर की बारी आती है, तो वायर को हम दोनों में चेक करेंगे, ठीक है वायर को हम दोनों में चेक। तो सबसे पहले वायर और कॉपर में क्या संबंध है? तो दोस्तों जो वायर होता है ना, ये कॉपर का भी होता है, का भी की मैं बात कर रहा हूँ, हर वायर कॉपर का होता है जरूरी नहीं है। तो दोस्तों आपका ये जो डायग्राम हो जाएगा कि कुछ वायर किसके हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, ये वायर कॉपर के हो सकते हैं। अब आप बताइए क्या वायर और बुक में कोई संबंध है? नहीं, वायर इसी प्रकार से धातु है और क्या है, बुक क्या है, धातु। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट। ठीक है, आपको सभी को चेक करना है और किस सीक्वेंस में चेक करना है मैं अपने आपको बता। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से वेन डायग्राम दिया है, इसका आंसर आपको देखना है, संगीतकार कवि और कलाकार। ठीक है, जिस टेक्निक से मैंने वेन डायग्राम बनाया उसी टेक्निक्स का यूज कीजिए और इसका आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, अब इसमें बताया गया है दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार है। ठीक है, यहाँ पर जो त्रिकोण दिख रहा है ना, ये त्रिकोण ये किसको डिनोट करता है, जिसके पास मोटर कार है, लिख लीजिए भाई। वर्ग उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, ये जो वर्ग दिख रहा है बॉक्स, ये किसको दर्शा रहा है, घर को दर्शा रहा है। और वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास स्वर्ण है, सोना है, तो जो सर्कल है ना ये सोना को दर्शा रहा है। अब आपको बताना है कि जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं, उनकी संख्या बताना है। तो देखिए सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में इसको सॉल्व करना है। जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है, तो देखिए घर कौन सा है, ये बॉक्स हो गया, ठीक है घर। और बताइए सोना कौन सा है, सोना, ये सोना हो गया, सोना, तो घर और सोना। तो जिन लोगों के पास घर और सोना है कौन कौन से है, 3 और 5 हो गए ना, जिनके पास घर और सोना दोनों है 3 और 5 हो गए, परंतु मोटर कार नहीं। तो देखिए मोटर कौन कौन सा है, ये वाला है मोटर कार, इसको ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए इन द सेंस ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा मतलब 3 भी नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा है हमारे पास 5, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे कि किस सीक्वेंस से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, धीरे धीरे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, यदि ए बी सी डी ई और एफ के एक अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग लिया, उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, सभी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। अब देखिए अब एक एक करके हम डायग्राम बनाएंगे, पहले पढ़ देता हूँ। सी ने डी से अधिक किंतु बी से कम अंक प्राप्त किए, ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए, बी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए किंतु एफ कम अंक प्राप्त किए, सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए। दिए गए प्रश्नों में किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया, देखिए सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस आपको बनाना कैसे है आपको पता रहना। तो देखिए जो अधिक है, अधिक वाला है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, जो उससे कम वाला है उसको मैं नीचे लिखूंगा, ऐसी बात है, एक क्रम है। ठीक है, जो टॉप में है वो अधिक वाला है, जो बॉटम में है वो लो वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सी ने डी से अधिक, तो सी ने डी से अधिक तो सी ऊपर आएगा, डी क्या हो जाएगा नीचे आएगा। सी ने डी से अधिक किंतु बी से कम अंक प्राप्त किए, तो बी से कम, तो बी ऊपर आ जाएगा सी से। ठीक है, कम अंक प्राप्त किए। फिर आता है अलग पॉइंट आ गया, अलग पॉइंट आ गया मतलब ई ने ए से कम अंक, तो यहां पर मैं बनाता हूं ई ने ए से कम अंक मतलब क्या हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, ई ने ए से कम अंक प्राप्त किए। बी ने ए से अधिक, तो बी ने ए से अधिक, तो यहां पर बनाता हूं बी ने ए से अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, किंतु एफ से कम अंक प्राप्त किया, तो बी ने ए से अधिक तो पाया, लेकिन ये जो एफ है ना, एफ से कम अंक प्राप्त किया। ठीक है, देखिए इस सीक्वेंस में आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए, देखिए ई के बाद क्या आ जाएगा सी, क्योंकि सी ने ई से कम अंक प्राप्त किए। अब समझ में आया
इस प्रकार से श्रेणी में मैंने क्यों जमाया, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं डी से अधिक सी है, सी से अधिक बी है, ठीक इसी प्रकार सी से अधिक ई है, ई से अधिक ए है, ए से अधिक बी है और बी से अधिक एफ है। ठीक है, अब बस सीक्वेंस में इसे जमा दीजिए। तो सबसे पहले टॉप में क्या है, एफ है, उसके बाद बी है, तो देखिए ये बी है ना, बी है, बी के बाद यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, लेकिन यहाँ पर भी सी है, लेकिन बीच में क्या है, दो वर्ड्स और हैं, तो ए और ई। उसके बाद सीधा आ जाइए सी में, और सी के बाद क्या है, ई। इस प्रकार से अगर आप जमा लिए ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए भैया, सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो सर्वाधिक अंक एफ ने प्राप्त किए, और सबसे कम किसने प्राप्त किए, तो डी ने प्राप्त किए। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वाधिक अंक एफ। ठीक है, देखिए हर टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ यार। चलिए क्वेश्चन 19 है, 39 है। 4000 विद्यार्थियों वाले किसी विद्यालय में 3000 को अंग्रेजी आती है, 2000 को फ्रेंच आती है और 5000 को हिंदी आती है। 15000 को फ्रेंच और अंग्रेजी आती है, 300 को फ्रेंच और हिंदी आती है, 200 को अंग्रेजी और हिंदी आती है तथा 50 को तीनों भाषाएं आती है। यहाँ पर डायग्राम दे दिया है, तो देखिए डायग्राम अगर दे दिया ना, आपको बाकी कुछ को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो इतना जो बड़ा लिखा है ना उसको सोचना ही नहीं है, क्योंकि डायग्राम दे दिया है उसने। चलिए अब यहाँ पर बोला है कि कितने विद्यार्थियों को केवल 2 भाषाएं आती है, केवल और केवल 2 भाषाएं। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये सर्कल है अंग्रेजी का, ये सर्कल है फ्रेंच का, ये सर्कल है हिंदी का। अब देखिए आप दोनों भाषाएं, 2 भाषाएं, केवल 2 को बात कर रहा हूँ ना, तो देखिए केवल 2 भाषाओं में अगर मैं बात करूँ तो ये अंग्रेजी और फ्रेंच किसको किसको आती है ये बताइए। ठीक है, तो केवल दोनों में अगर मैं बात करूँ तो दोनों में, फ्रेंच और अंग्रेजी में 1450 है। ये जो 50 है ना, ये तीनों में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो 1450 आ गया। ठीक है, एक तो 1450 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 150 है, यहाँ पर अब इन दोनों में देखना है ना, धीरे धीरे दिखाता हूँ। अब देखिए अंग्रेजी और हिंदी में, देखिए अंग्रेजी हिंदी में दोनों में कौन है, 150 है। क्या हो जाएगा, एक तो ये आ गया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैंने आगे देखा तो फ्रेंच और हिंदी में, फ्रेंच और हिंदी में कितने हैं, ये आ गया 250। ठीक है, दोनों में बोला है तो दोनों को देखना है, तीनों वाले को हटा देना है। तो इसे आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भैया जोड़िए, तो 0 0 0 0, 5 5 10 और 5 15, हंसी लाई 1 2 3 4 3 7 और 1 8, लास्ट में 1, 1850 आपका आंसर। ठीक है, बहुत ईजी था ना, देखने में टफ लगता है, बस ईजी बहुत है, तो बस आपको समझना है कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है पता है तो ईजिली बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कुछ पेन नीले हैं, यहाँ पर कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है ना, बस वेन डायग्राम बनाना है और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ पेन नीले हैं, कुछ नीले प्लास्टिक हैं, कुछ प्लास्टिक स्याही है। तो निष्कर्ष है कुछ प्लास्टिक पेन है, कुछ नीले स्याही है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या बनाना पड़ता है, डायग्राम। तो सबसे पहले बोला है कुछ पेन नीले हैं, यहाँ पर मैंने बनाया, छोटा हो गया डायग्राम, क्या बनाना है ना, कंजूसी किस बात, क्या है, यहाँ पर मैंने बनाया कुछ पेन नीले हैं। तो देखिए नीला कुछ पेन, ये देखिए कुछ आ गया ना, कुछ पेन नीले हैं। अब कुछ नीले प्लास्टिक है, चलिए भाई कुछ नीले को प्लास्टिक बना, कुछ नीला को प्लास्टिक बना, प्लास्टिक। अब प्लास्टिक हो गया, कुछ नीला प्लास्टिक है, और कुछ प्लास्टिक स्याही है। तो देखिए कुछ प्लास्टिक फिर क्या हो जाएगा, स्याही। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम रेडी हो गया। ठीक है, इसके आधार पर बस आपको कथन ये निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहले बोला है कुछ प्लास्टिक पेन है, तो देखिए प्लास्टिक यहाँ पर है और पेन यहाँ पर है, तो इन दोनों में कोई संबंध है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर कोई यहाँ निष्कर्ष नहीं होगा, क्या नहीं होगा। फिर दूसरा पूछा है कुछ नीले स्याही है, यहाँ पर नीला है, यहाँ पर स्याही है, दोनों एक दूसरे से अलग है, बीच में प्लास्टिक से, तो इन दोनों में कोई संबंध है क्या, नहीं है, तो ये भी निष्कर्ष नहीं, दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 यहाँ पर पालन। वेरी इजी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है ना, में भी वेन डायग्राम बनाना है भाई, कथन निष्कर्ष है। सभी कार्य खाद्य सामग्री हैं, सभी गीजर खाद्य सामग्री हैं, तो कुछ कार्य गीजर है और कुछ गीजर कार्य हैं, इसका आंसर बताना है। तो चलिए सबसे पहले है सभी कार्य खाद्य सामग्री, तो मैंने बनाया, ये बनाया कार। ठीक है, कार, और सभी कार्य क्या हो जाएंगे, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री बाहर में और कार अंदर में, खाद्य सामग्री। अब बोला सभी गीजर खाद्य सामग्री है। अब देखिए खाद्य सामग्री के अंदर और क्या आएगा, तो खाद्य सामग्री के अंदर ना गीजर भी आएगा, तो ये गीजर मैंने बना दिया, ये क्या है, गीजर। सभी गीजर क्या है, खाद्य सामग्री। ठीक है, लेकिन कार और गीजर में कोई संबंध बताया क्या, नहीं बताया ना, तो इसलिए अलग अलग मैंने बनाया। अब चलिए आगे आते हैं निष्कर्ष। कुछ कारे गीजर है, तो बताइए कुछ कारे गीजर हैं क्या, नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों अलग हैं।
तो ये तो नहीं होगा। कुछ गीजर कारें हैं, तो कुछ गीजर कारें हैं क्या? नहीं है, ये भी अलग है। आपका आंसर दोनों में से कुछ नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष का पालन कर। चलिए अब आगे आते हैं। हाँ, अब आ जाते हैं स्पेशल टॉपिक्स, जो कि अगर आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सिलेबस क्या है, पटवारी सीजीपीएससी में तो पूछता ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया है कथन, उसकी धारणा है, तो यहाँ पर उसके अनुसार आपको इन धारणाओं को बताना है कि उसमें निहित है या नहीं। सबसे पहले बोला है कि कांच की बोतलों को उन हरे कूड़ोदानों में न फेंकें जो अन्य पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के लिए है। यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर आपके पास कांच की बोतल है ना, उसको उसमें ना फेंको। यहाँ पर उन बोतलों को फेंका गया है जो कि जिसका रिसाइकल किया जा सकता है। कांच का रिसाइकल वहां पर नहीं किया जा सकता जी, उसे हमें थोड़ा अलग फेंकना होगा। ठीक है, ये बोला गया है। अब यहाँ पर धारणाएं बोली गई हैं कि कांच की बोतलों को एकत्र करने के लिए निर्दिष्ट कूड़ेदान अन्य पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को एकत्र कूड़ेदानों से अलग रंग के होते हैं। मतलब कहाँ कांच को फेंकना है और कहाँ बोतलों को फेंकना है, सबका अलग अलग कलर में होता है कि नहीं? जी हाँ, होता है। अब दूसरा में बोला है कि कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के साथ फेंकी जानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कांच की बोतलें गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट पदार्थों के, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुनर्चक्रण योग्य की बात की गई है, गैर पुनर्चक्रण की बात की ही नहीं गई है। तो आप स्पेशल से ऐड से ना जुड़ें। कांच को भी ऐसी जगह हम फेंकेंगे ना जहाँ पर सेफ रहे। ठीक है, कहीं भी थोड़ी ना फेंक देंगे उसको। तो यहाँ पर सिर्फ पुनर्चक्रण वाली बात की गई है, रिसाइकल की बात की गई है, तो केवल केवल धारणा 1 यहाँ पर निहित है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी, केवल धारणा 1 यहाँ पर नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवालिका कक्षा 10वीं में पढ़ती है। क्या प्रवालिका अपनी सहपाठी तब प्रणीता से आयु में बड़ी है? आपका ऑप्शन है निष्कर्ष हाँ, क्योंकि प्रणीता प्रवलिका की सहपाठी है इसलिए तो ये प्रणीता उससे छोटी है। अब आप बताइए क्या सहपाठी होने से उम्र का कोई रिलेवेंट है क्या? ठीक है, अगर मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, अब मेरी उम्र 50 साल है, 12वीं क्लास में हूँ, अगर आपकी उम्र 18 साल है, तो क्या 50 साल का आदमी 12वीं नहीं पढ़ सकता? क्या आज के टाइम में तो पढ़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर सहपाठी होने से उम्र का कोई पता नहीं चलता, तो निष्कर्ष एक तो यहाँ पर काम नहीं करता। ठीक है, नहीं, चूंकि प्रणीता प्रवलिका की सहपाठी है इसलिए प्रणीता उससे बड़ी है। यहाँ पर भी बड़ी है या छोटी है कहाँ समझ में आएगा? सहपाठी होने से, केवल सहपाठी होने से कुछ पता नहीं चलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ना तो निष्कर्ष एक, ना तो निष्कर्ष दो। अब समझ में आया आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब आपको कौन सा अनुसरण कर रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, एक प्रश्न दिया जाएगा और यहाँ पर कथन दिया जाएगा, तो क्या उन कथनों की सहायता से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, है ना? इस प्रकार से आपको बताना है। चलिए यहाँ पर बोला है अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु क्या होगी? यहाँ पर पूछा गया है, दो लोग हैं, एक अनीता एक नंदू, की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए यहाँ पर बताया गया है कि नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष। ठीक है, नंदू की अगर 5 वर्ष है तो क्या आप अनीता की बता सकते? देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई है? कुल की बात की गई है, दोनों के योग की बात की गई। तो देखिए पहले में केवल और केवल क्या बोला गया है कि नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, अनीता की बताई गई है क्या? और अगर अनीता की नहीं पता है तो कुल कैसे निकालोगे? ये तो काफ़ी नहीं है। ठीक है, अब अनीता नंदू से बड़ी है, तो अनीता नंदू से बड़ी है, इससे कोई लेना देना है क्या? क्योंकि अनीता की उम्र ही नहीं पता, तो आप बता सकते हैं क्या कि अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु क्या होगी? इतनी बड़ी है ये थोड़ी नहीं पता है। तो आपका जैसे बोला कि 2 साल बड़ी है, ऐसे बोलता तो हमें पता चल जाता अनीता की उम्र 7 वर्ष की है, क्योंकि नंदू की 5 वर्ष की है। क्योंकि अनीता 2 साल बड़ी है तो 7 वर्ष हो गई, इस प्रकार से हम निकाल देते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 एक साथ पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग से संबंधित है ना, हर टाइप्स के प्रश्न मैं कराने वाला हूँ यार। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति यहाँ पर दी गई है और बीच से इसको क्या है, ये इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है। तो कौन सी आकृति बनेगी ये बताना है। तो देखिए आप पेपर फोल्डिंग भी बना लीजिए, जो कुछ भी बना लीजिए ना, वाटर इमेज, यहाँ पर वाटर इमेज, मिरर इमेज कहीं ना कहीं आपके साथ में आए। ठीक है, कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। जब इस पेपर को मैंने बीच से काटा और ऐसे करके मोड़ दिया, ठीक है, देखिए ऐसे ऊपर मोड़ दिया, सब में ऊपर मोड़ा है ना, तो ऊपर साइड ऐसे मोड़ दिया। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेंगल है, यहाँ पर सर्कल है, तो ट्रेंगल के ऊपर सर्कल आ जाएगा। ठीक है, या फिर सर्कल के ऊपर ट्रेंगल। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सर्कल दिया है और यहाँ पर दे दिया है स्क्वायर। ठीक है, तो क्या स्क्वायर तो इस साइड है, इस साइड कैसे आएगा? जल प्रतिबिंब में केवल ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है ना? ठीक उसी प्रकार इसमें भी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दायां का बायां नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और ये आकृति षटकोण वाली तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये वाली आकृति है क्या? देखिए देखिए वर्ग, वर्ग लेफ्ट साइड में आ गया, यहाँ तो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में तो आ ही नहीं सकता। सीधे से सीधे आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। देखिए एंगल चौकोर है और उसके उसमें क्या हो जाएगा, सर्कल आ गया, और फिर वैसे ही वर्ग के अंदर सर्कल आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। इस प्रकार से वाटर इमेज से ही ना आप सारी की सारी चीज़ें बना सकते हो, वाटर इमेज और मिरर इमेज। ठीक है, कैसे फोल्डिंग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र के दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। देखिए दर्पण प्रतिबिंब फिर से आ गया। अब फिर से मैं आपको बता दूं दर्पण प्रतिबिंब निकालना कैसे है। जब दर्पण रखा जाता है ना तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दायां का बायां में कोई चेंज नहीं होता। बन गया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर डायग्राम दिया है, तो यहाँ पर जब मैंने मिरर इमेज बनाऊंगा ना, तो ट्रेंगल ऊपर है, तो अब ट्रेंगल कैसे हो जाएगा, नीचे का मिरर इमेज। ये बिंदु ऊपर है, ये बिंदु नीचे हो जाएगा। तो क्या ये राइट में है तो क्या ये लेफ्ट में हो जाएगा, नहीं। मिरर वाटर इमेज में कभी भी लेफ्ट का राइट नहीं होता, केवल केवल मिरर इमेज में राइट का लेफ्ट होता है। तो राइट का ये क्या हो जाएगा, राइट ही रहेगा वाटर इमेज में। तो आपका ये वाला डायग्राम का है, ऑप्शन नंबर डी करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कैलेंडर से है ना। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। ठीक है, तो बताइए भाई, मैं आपको मस्त सी ट्रिक बता रहा हूँ ना इसके। समकोण मतलब ये होता है ना 90 डिग्री का एंगल। दो सुइयां हैं, ऐसे एंगल कितने बार बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसको रट लेना, अच्छे से याद रखना कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में, 12 घंटे में ना 22 बार समकोण बनाती है। तो 22 घंटे में 22 समकोण, 12 घंटे में 22 समकोण बनाती है। तो बताइए 24 घंटे में कितना बनाएंगी। 24 घंटे बोलूँ या तो एक दिन बोलूँ, ठीक है, एक दिन में कितने समकोण बनाएंगे, डबल 44 समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है एक सप्ताह में कितना बनाएंगे। एक सप्ताह मतलब 7 दिन में, तो 7 दिन मतलब 44, 7 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, वो 7 चौक 28, तो 308 आपका, है ना इजी। इसी प्रकार से कैलेंडर के भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फेवरेट है काउंटिंग फिगर से। ठीक है, अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी ना, तो बच्चे जैसा सॉल्व करेंगे। कैसे, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया जब भी इस प्रकार से आकृति आपको दिखी, इस प्रकार से आपकी आकृति दिखी, तो इसमें कितने ट्रेंगल होते हैं, 8 ट्रेंगल काउंट करके मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर कितने वैसी आकृति हैं, 1 2 3 और 4 आकृति हैं, तो 8 चौक 32। तो ऐसे ही हमने काउंट कर लिया बिना कुछ पूछे। ठीक है, बिना काउंट किए मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से हमें कितने आकृति मिल गई, कितने त्रिभुज मिल गए, 32 तो हमें मिल गए। ठीक है, इन सभी को। अब ये बताओ ऊपर में कितने त्रिभुज हैं। देखिए जब भी इस प्रकार से जब आकृति होती है, प्रकार से, है ना, अभी मैंने बताया यहाँ पर काउंटिंग करो, 1 ये 2 2 और 1 3 त्रिभुज यहाँ पर मिल गए। प्रकार से भी होती है, लेकिन फिर से मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर मिल गया हमको 1 2, है ना, और ये भी बड़ा वाला भी एक त्रिभुज है 3। तो ऊपर में हमें 3 त्रिभुज मिला। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी है, तो नीचे भी हमें 3 त्रिभुज, टोटल कितना हो जाएगा, 6 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इतने ही त्रिभुज होंगे, मैं बता रहा हूँ कि मोस्टली लोगों ने इतने ही काउंट किया, लेकिन मैं अब और आपको बताता हूँ। तो देखिए अब करते हैं हम दो आकृतियों को आपस में जोड़। तो सबसे पहले इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 और 4 नंबर दे दिया। तो सबसे पहले आकृति 1 और 2 को आपस में आप जोड़िए। जब आकृति 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे ना, तो आपको नए त्रिभुज दिखेंगे। कौन से, यहाँ पर ये 1 और ये 2, यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दिखे। ठीक है, दूसरा पैन ले लेता हूँ। अब फिर आकृति 2 और 3 को आप जोड़िए। तो आकृति 2 और 3 को आप जोड़ेंगे ना, फिर से ये त्रिभुज मिलेगा आपको, ये 1 ये 2। यहाँ पर भी हमें कितने त्रिभुज मिले, 2 त्रिभुज मिले। ठीक है, अब उसके बाद और देखते हैं हम। अब आकृति 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे ना, तो ये त्रिभुज हमें मिले, 1 और ये प्रकार से 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर से हमें 6 त्रिभुज और मिल गए। ठीक है, तो कितने हो जाएगा, 6 6 12 2 14, 1 1 4। इस प्रकार से 44 त्रिभुज हमको यहाँ पर देखने को मिल गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो फिर से एक बार चेक कर लीजिए, लो करके देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, वर्ग काउंट करने की ट्रिक भी मैंने बताई है, क्या एक एक करके काउंट करोगे। सबसे पहले एक बाहर वाला शेप दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये शेप दिख रहा है, ये वाला, ये शेप। ठीक है, पैन टाइप से मुझे बनता नहीं है ठीक से इसे डायग्राम, ये डायग्राम में दिखा, तो ये नॉर्मल वर्ग है। और इस प्रकार से वर्ग को काउंट करने की मैंने ट्रिक बता रखी है। सीधा यहाँ पर नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, सॉरी इसे यहाँ से 1 2 3 4। अब इसे क्या करो, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे का मल्टीप्लाई इसे। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई का 4 से करो, 4 गुणा 4 करो, कितना हो जाएगा 16।
ठीक उसी प्रकार 3 गुणा 3 करो, कितना हो जाएगा 9, और फिर 2 गुणा 2 करो, आ जाएगा 4, और फिर 1 गुणा 1 करो, ठीक, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, 30 यहाँ पर मिल गए। तो इसके बाद इतने में तो 30 मिल गए, अब बाहर में तो और त्रिभुज वर्ग बचे, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 वर्ग बाहर में, प्लस 4 कर दो तो टोटल कितने हो गए 34। वेरी इजी। ठीक है, अब नेक्स्ट है वृत्त काउंट करना है। वृत्त को आप काउंट करिए, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप आंसर इसका देंगे और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। तो इसके बाद मैं आपके लिए नए टॉपिक्स लेकर आऊँगा और अब हम सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सीधे सेट को सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो गई है, अब आगे हम सीधा क्वेश्चन में आएंगे। दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।